हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2025 के लिए, यानी जुलाई चल रही है लेकिन फिर भी अभी हमारे पास 5-6 महीने बाकी हैं। 2025 के अंदर आपको मैं ऐसे 5 म्यूचुअल फंड बताऊंगा, बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अपनी कैल्थ या वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड मैं इसकी वीडियो के अंदर बताऊंगा, कोई मेरी पर्सनल ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, मुझे उन कंपनियों से पैसा मिला है इसलिए मैं आपको लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ फैक्टर हैं, उनके बेसिस से मैंने इन म्यूचुअल फंड को फिल्टर आउट किया हुआ है, तभी मैं आपको यहां बता रहा हूं। लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे आप एसआईपी करें चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट करें, आप सेबी से रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वहां से कंसल्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा, तभी पैसा लगाएगा। क्योंकि मार्केट में रिस्क तो होता है, म्यूचुअल फंड है यानी कि रिस्क लोगे तभी आपका पैसा बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए हमें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो म्यूचुअल फंड बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड आप भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं, क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है या फिर नहीं है। तो इसके अंदर हम इन बिंदुओं पर चर्चा पहले कर लेते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है मिलिंद कुशवाहा और बात करते हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। ठीक है, तो देखिए की फैक्टर्स क्या होते हैं। जब हमें म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है तो की फैक्टर हमें देखना पड़ता है कि किन किन बिंदुओं को हमें देखना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे म्यूचुअल फंड मिल जाएं। तो सबसे पहले क्या है कि लो रिस्क हो और हाई स्टेबिलिटी हो। ठीक है, देखिए, एक म्यूचुअल फंड ऐसा होता है जिसके अंदर गिरावट, यानी गिरावट चली गई फिर ऊपर चला गया, एकदम से नीचे चला गया, मतलब इस तरह से उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एकदम से ऊपर चला गया नीचे चला गया। हालांकि हाई वॉलेटाइल कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। उससे कम वॉलेटाइल कौन से होते हैं, मिड कैप होते हैं। उससे कम लार्ज कैप होते हैं और उससे भी कम कौन से होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड देखने हैं जिनके अंदर, देखिए, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, ऊपर नीचे मार्केट बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, और जिसके अंदर स्टेबल रहता है। देखिए, एक म्यूचुअल फंड ये वाला है, एक ये है कि भैया धीरे धीरे थोड़ा बहुत देर ऊपर जा रहा है इस तरीके से, तो आपका ये कम रिस्क वाला होता है। तो इस तरह का हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। कंसिस्टेंसी मेन चीज होती है हर चीज में। चाहे आप मोटिवेशन अपने खुद के लिए लीजिए, आप जिम जा रहे हैं तब भी आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप स्टडी कर रहे हैं तब भी आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी कंसिस्टेंसी आपको हर जगह पर रखनी पड़ेगी, तभी आप अपने जीवन के अंदर बेहतर कर सकते हैं या बेहतर पा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड आपको वो लेना है जिसका जो रिटर्न है ना, कांस्टेंट तरीके से बढ़िया मिल रहा है। एक म्यूचुअल फंड ऐसा है कि जिसने पिछले साल हमें मान लीजिए 30% का रिटर्न दे दिया। कोविड के बाद से ऐसे रिटर्न मिले हैं हालांकि, पर ऐसे रिटर्न हमेशा मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, 30 दे दिया, लेकिन फिर उसके अगले साल मान लीजिए 15% रिटर्न दिया है, फिर उसके अगले साल मान लीजिए 16% दे दिया, तो उसके बाद में दे दिया 10% दे दिया। यानी कि आप यहां पे देख सकते हैं कहां 30, कहां 15, कहां 16, कहां 10, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है ना इसके अंदर। कंसिस्टेंट रिटर्न का मतलब ये होता है कि वो अगले पिछले 10 साल से या 5 साल से 15% की परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कभी 15% दे रहा है, कभी 14% दे रहा है, कभी 16% दे दिया उसने। तो इस प्रकार से उसका कांस्टेंट यानी कुछ कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है। तो इस प्रकार के फंड को हम ये कह सकते हैं कि भैया ये कांस्टेंट तरीके चल रहा है। कछुआ वाली कहानी, कछुआ और रैबिट वाली, कछुआ जीत जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट तरीके से कछुआ चलता रहता है, इसलिए। ठीक है, गुड फंड मैनेजर एंड एएमसी रेपुटेशन। एएमसी क्या होती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी हमारे देश के अंदर कितनी है, करीब 44-45 है, 44 थी मेरे ख्याल से। अब जियो और ब्लैक रॉक की भी एक और आ गई है, तो 45 करीब समथिंग हो गई है। अब एग्जैक्ट कितनी है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं भी भूल गया हूँ, 44 अब शायद मेरे ख्याल 45 है मेरे अकॉर्डिंग अभी फिलहाल। आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो जिस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड डालने वाले हैं, यानी कोई एक XYZ कोई असेट म्यूचुअल फंड कंपनी है, असेट म्यूचुअल फंड की, जैसे कि एसबीआई की है मान लीजिए, एसबीआई की एएमसी है, तो एसबीआई का ट्रस्ट हम कह सकते हैं भाई, एसबीआई बहुत बड़ी बैंक है, हमारे इंडिया की नाम है, सरकारी बैंक है, तो उसी की जो एएमसी है काफी अच्छी है, ट्रस्टेबल है, यानी कि रेपो है। और कोई जो नई खुली है या कोई कम वेल्थ वाली है तो हम उसको कह सकते हैं यार ये पता नहीं कैसी एएमसी होगी। तो एएमसी की रेपुटेशन बहुत मायने रखती है ना। तो एएमसी की रेपुटेशन कैसी है और फंड मैनेजर कैसा है, क्योंकि जिस फंड के अंदर हम पैसा लगाने वाले हैं उसका फंड मैनेजर भी बढ़िया होना चाहिए। उसकी ट्रैक परफॉर्मेंस कैसे देखनी चाहिए कि आपका जो फंड मैनेजर है वो कितने फंड को मैनेज कर रहा है, कितने साल से कर रहा है, और उन फंड को जो मैनेज कर रहा है उनकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है। अगला है एक्सपेंस रेशियो कम हो। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेहतर रहता है, क्योंकि हमें उतना ही कम उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन कम म्यूचुअल फंड जो कम किसी म्यूचुअल फंड का मान लीजिए अगर एक्सपेंस रेशियो कम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट है। तो हम किसी भी म्यूचुअल फंड को सिर्फ एक पॉइंट पे हम कंसीडर नहीं करेंगे कि इसका तो बहुत कम है, यही अच्छा है, इसी को ले लेते हैं। नहीं, बाकी फैक्टर भी हमें देखने होंगे।
ठीक है। अगला जो पॉइंट क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर हो, समझने में आसान हो। किसी भी हम स्कीम के अंदर पैसा लगाते हैं तो उस स्कीम के डॉक्यूमेंट होते हैं, कहते हैं ना, वो टीवी पे आता है कि बिफोर इन्वेस्टिंग रीड द ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली, ऐसे कुछ आता है ना। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसको समझना है और उस म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, यानी कि उसने कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है, किस किस सेक्टर में लगा रखा है, प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो, ठीक है ना। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसलिए आज के फंड लिस्ट में हम शामिल करेंगे कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड शामिल करेंगे इस लिस्ट में, जो आपको मैं 5 बताने वाला हूं। इक्विटी म्यूचुअल फंड होंगे, कुछ आपका एक आधा आपका हाइब्रिड होगा, एक आपका सेविंग टैक्स सेविंग फंड होगा जो कि आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है उसको बेहतर तरीके से कवर करेगा। यानी कि आपको क्या देगा, हाइब्रिड मतलब कि आपको एक स्टेबिलिटी भी देगा, हाइब्रिड मतलब कि सिक्योर फंड होते हैं, इक्विटी मतलब रिस्क ज्यादा होता है लेकिन आपको वो ग्रोथ देगा, और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आपको क्या देगा, टैक्स में बचत करने का अवसर देगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं क्योंकि इसकी मैं सेटिंग थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, मैं सेटिंग नहीं कर पा रहा हूं उसकी, सॉरी फॉर दिस। चलिए, तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड, मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, जो भी मैं फंड बता रहा हूं इन कंपनियों से मुझे कोई रुपया नहीं मिला हुआ है, जिसे मैं प्रमोट कर रहा हूं आपके एजुकेशन के तौर पे, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या स्टॉक मार्केट पैसा लगाते हैं तो यहाँ रिस्क होता है, और रिस्क को अगर आप बियर कर सकते हैं तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड मैंने चूज किया है वो है आपका मीराई असेट लार्ज कैप फंड, इक्विटी लार्ज कैप। ये किस तरह का म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप, यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होगा, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो 65% प्लस 65% तक या 65% ज्यादा आपकी लार्ज कैप कंपनियां होंगी, बाकी आपकी स्मॉल कैप मिड कैप भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपका ये रहेगा एस्टेब्लिश्ड है, स्टेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, यानी लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैप कौन सी होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, यानी कि यहाँ का जो पैसा जाएगा वो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा जो कि काफ़ी सेटल्ड हैं और स्टेबल कंपनीज हैं, उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा। हालांकि उन कंपनियों को कैसे देखते हैं, आप किसी भी ब्राउजर पर जाकर के या ऐप में जाकर के सर्च कर सकते हैं कि मीराई असेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, तो वहां पे कंपनी की लिस्ट भी आ जाती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैसा हम डालेंगे तो कहाँ कहाँ पे पैसा हमारा जाएगा। ये बिगनर के लिए क्या है, अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी क्या है, ठीक ठाक है, वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव जो होते हैं वो अच्छा है। और इसने क्या किया, 10 साल की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, पिछले 10 साल से ठीक ठाक चल रहा है, कांस्टेंट तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर परफॉर्मेंस ज्यादा दे दी, कभी एकदम से परफॉर्मेंस कम दे दी, ऐसा नहीं है। मिनिमम एसआईपी इसके अंदर 500 रुपये आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, और 3 साल का इसका जो रिटर्न है 2025 एज ऑन, ठीक है, तो वो 14-15% के बीच में इन्होंने रिटर्न दिया है, तो ये काफी स्टेबल हम इसको कह सकते हैं कि लार्ज कैप में अंदर आपको 14-15% का रिटर्न मिला है पिछले 3 साल से लगातार, तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दम है कुछ। तो चलिए, अगला है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये आपका इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी का मतलब ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, रबड़ होती है ना, वो फ्लेक्सिबल होती है, उसको कितना भी खींच बढ़ सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद उसको खींचना टूट जाती है, यानी फ्लेक्सिबल होती है ना। इसी प्रकार से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है कि इसके अंदर स्मॉल कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है और लार्ज कैप भी होता है। इसके अंदर तीनों तरह की कंपनियां होती हैं और मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनके अंदर रेशियो कम ज्यादा होता रहता है। मान लीजिए मार्केट काफी अच्छा चल रहा है, बुल कंडीशन में चल रहा है, तो मान लीजिए इसके अंदर आपका 40% भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसके अंदर आपका 20% रिटर्न हो सकता है इन्वेस्टमेंट, 40/60 और ये 40% इसके अंदर हो गया लार्ज कैप के अंदर। लेकिन मार्केट कंडीशन बियर मोड में आ गई है, करेक्शन का दौर चल रहा है, काफी मार्केट नीचे आ गया है, शेयर मार्केट टूट गया है, तो यहां से क्या करते हैं फिर 20% या 15% इसके अंदर छोड़ देते हैं, बाकी यहाँ पे डाल देते हैं या फिर यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कम ज्यादा करते रहते हैं। कौन करता है, फंड मैनेजर। इंडियन है, इंडियन कंपनीज में और ग्लोबल स्टॉक में इनमें क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, यानी ग्लोबली कंपनियां जो बाहर की कंपनियां उनमें भी इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा इंडियन कंपनीज के अंदर भी जाएगा और जो बाहर की कंपनियां हैं उनके अंदर भी जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों का मिक्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका पैसा इंडिया की भी काफी अलग अलग कंपनियों में पैसा जा रहा है और बाहर की भी अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में पैसा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको समझा दी, और डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, इस फंड के अंदर आप पैसा लगाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आपको मिलेगी, क्योंकि ग्रोथ लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर पोटेंशियल है, आपको पैसा अच्छा बन जाएगा इस फंड के अंदर, ठीक है। आइडियल फॉर थोड़ा लंबी अवधि की सोच रखने वालों के लिए पैसा ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप पैसा स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए से इसकी SIP स्टार्ट है।
चलिए, अगला फंड कौन सा है हमारा, एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये इक्विटी लार्ज कैप फंड है। इसके अंदर आप पैसा लगाते हैं तो आपको टॉप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट होगा। लो रिस्क कैटेगरी है, यानी कि इसके अंदर पैसा लगाएंगे तो यहाँ पे लो रिस्क है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख नहीं रहा हो, काफी छोटा है सॉरी फॉर दिस, नेक्स्ट टाइम में थोड़ा कोशिश करेंगे बड़ा करने की इसको। ठीक है, लो रिस्क कैटेगरी है, पैसिव इन्वेस्टर के लिए सही है, और 500 रुपए से एसआईपी जाती है, और इसकी लॉक इन पीरियड के अंदर कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला फंड है हमारा कैनरा रेवेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये हाइब्रिड फंड है आपका, कैनरा रेवेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। इक्विटी प्लस डेट, यानी कि इसके फंड के अंदर पैसा डालते हैं तो आपका पैसा दो एसेट क्लास में जाएगा। एक तो आपका इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में जाएगा, दूसरा डेट यानी कि जो गवर्नमेंट स्कीम होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, वहां पैसा जाता है। क्योंकि डेट वाला पार्ट होता है ना, डेट वाला पार्ट काफी सिक्योर पार्ट हो जाता है, तो इस फंड के अंदर पैसा आपका डेट के अंदर भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको इस फंड को सिक्योर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिससे कि आपको स्टेबल रिटर्न मिले, और इसके अंदर जब मार्केट क्रैश करता है तो इसके अंदर ज्यादा गिरावट देखने को ना मिले। तो कम रिस्क है इसके अंदर, स्टेडी रिटर्न है, और शुरुआत में सेफ रहने के लिए हमारे लिए बेस्ट रहता है। यानी कि आप सेफ म्यूचुअल फंड से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सेफ कहलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर डेट वाला पार्ट भी है। इसके अंदर 1000 रुपए से आप एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट फंड है इसका म्यूचुअल इस वीडियो का, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, जो कि आपका क्या है, ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं उनसे कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। आप अगर रिस्क ले सकते हैं तभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और रिस्क को अगर आप कम करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कम से कम 7 साल के लिए, तभी आप इसके अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, टैक्स बचाने के लिए अच्छा है और रिटर्न भी देता है, यानी कि आपको रिटर्न भी देगा ये म्यूचुअल फंड, और आपका टैक्स में बचत भी करेगा। ठीक है, दोनों काम करेगा। 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, क्योंकि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं उनके अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। जैसे पीपीएफ के अंदर होता है ना 15 साल का, इसी प्रकार से इसके अंदर आपका 3 साल का होता है। बेस्ट फॉर सैलरीड बिगनर्स, यानी कि जिनकी सैलरी आती है अकाउंट के अंदर, जो नौकरी करते हैं ना, तो उनको टैक्स बचाने के लिए काफी जरूरत पड़ती है, तो वो लोग ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि 1.5 लाख रुपए की डिस्काउंट मिल जाता है, टैक्स छूट मिल जाती है, क्योंकि एटीसी इनकम टैक्स की धारा 80C होती है ना, सेक्शन 80C होता है, उसके अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए का हमें डिस्काउंट मिल जाता है। इनकम जो टैक्सेबल इनकम होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और आपके 500 रुपए से इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ म्यूचुअल फंड है जो कि मैंने आपको बताए, एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बताया था आपको। ठीक है ना, अब आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो डिसीजन आपका है, और आपको बड़ी सोच समझ के ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं लास्ट में कुछ बोनस टिप्स बता देता हूं आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ जरूरी बात है जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो क्या है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 साल से कम के लिए मत सोचिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल इन्वेस्ट करने का सोचिए, कम से कम 5 साल के लिए, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, और आपको मार्केट में नुकसान भी हो सकता है। और स्टार्टिंग करनी है तो एसआईपी से स्टार्टिंग कीजिए। एसआईपी से क्या होता है, डिसिप्लिन बनता है, और डिसिप्लिन बनता है, हम चीजों को सीखते भी हैं, फैमिलियर भी होते हैं। जब हमारे लिए कोई चीज नहीं होती है ना तो उसको हम फैमिलियर होते हैं, उससे जब मिलते हैं जुलते हैं तो हमसे हम फैमिलियर हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी से स्टार्ट कीजिए, इससे क्या होगा, आप फैमिलियर हो जाएंगे और चीजों को सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, हर महीने ट्रैक ना करें। अभी क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और डेली अपनी ऐप को ओपन करके या वेबसाइट को ओपन करके देखते रहते हैं कितना पैसा बढ़ा कितना घटा। इससे क्या होगा कि आपको ना डिप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में जब पैसा लगाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। आप डेली पैसा देखेंगे, कहीं बढ़ गया कहीं घट गया, तो आप सोचेंगे यार पैसा तो बढ़ता ही नहीं है इसके अंदर, तो आप डीमोटिवेट होंगे। तो आपको डेली नहीं देखना है, हाँ देख सकते हैं 1 महीने एक बार देख लो, 2 महीना देख लो, आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, तो इसलिए डेली देखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम। पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा फंड नहीं डालने चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 1 से 3 फंड या 4 फंड हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको एक स्टार्टिंग से आपने 10 फंड कर दिए, 15 फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो वो सही नहीं है। और हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें डायरेक्ट प्लान को चूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब इसमें मैं वीडियो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि डायरेक्ट ग्रोथ वाले प्लान कौन से होते हैं, कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी ना 4 प्रकार के, सेम म्यूचुअल फंड 4 प्रकार का होता है। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के दौरान मैं बताऊं आपको कि एसबीआई का स्मॉल कैप है, मान लीजिए एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, तो ये सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड नहीं है, इसके 4 टाइप हैं, 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं एक म्यूचुअल फंड के, तो जिसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान ये 2 मुख्य तौर पे होते हैं। तो इनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। कौन कौन इस चीज को जानना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों
ये थे कुछ 2025 के टॉप म्यूचुअल फंड्स बिगनर के लिए, और सिंपल भी हैं, सेफ भी हैं, सॉलिड भी हैं, लेकिन रिस्क भी है साथ में। और रिस्क आप बियर कर सकते हैं तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और कम से कम 5 साल का प्लान लेके चलिएगा। तो अब आपकी बारी है कि आप कौन से फंड से शुरुआत करना चाहते हैं, कमेंट बताइएगा मुझे, और वीडियो को लाइक करें जिससे अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो, और साथ में ही इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा वो भी काफ़ी धांसू आएगा, कमाल का आएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तभी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक याद रखिएगा कि पैसा बनाने के लिए नॉलेज जरूरी है, और नॉलेज के लिए ये चैनल जरूरी है। सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।